चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी जो चैप्टर है आपका एडवांस अकाउंट का चैप्टर नंबर 9 जो कि है एनबीएफसी। फुल फॉर्म क्या है इसका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या ये तुमको समझ में आया? अब क्या होता है एनबीएफसीज, किसी को आइडिया है? जो तो लोन तो बोरोइंग तो बैंक भी तो देती है। हाँ, तुमने पढ़ लिया लगता है इतने टाइम में। हाँ, अच्छा एक आध एग्जांपल दे सकते हो मुझे एनबीएफसी का? नाबार्ड इज नॉट एनबीएफसी। बड़ा हाँ ठीक है, बराबर तुम्हारा डीएचएफएल है, मुथूट फाइनेंस है। देखो ना अक्षय कुमार, घर में पड़ा है सोना तो फिर किस बात का है रोना, बराबर कि नहीं? तो मुथूट फाइनेंस होता है, ठीक है। डीएचएफएल तुमने बोला, हाउसिंग फाइनेंस की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है। तो दीज आर द एनबीएफसीज। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। तो बेसिकली एनबीएफसीज इज द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। या तो 1956 पुरानी होगी तो हमारे जमाने की 1956, और तुम्हारे जमाने होगी तो 2013 वाली। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। अभी तो सर एनबीएफसी और बैंक में क्या फ़र्क हुआ? बैंक इज नॉट अ कंपनी बट एनबीएफसी इज द कंपनी। जो बैंक होती है वो रजिस्टर होती है किसमें? आरबीआई में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। बट ये जो एनबीएफसी होती है ना, ये उसमें रजिस्टर नहीं होती, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है। ठीक है, हालांकि आरबीआई के रूल फॉलो करती है बट रजिस्टर कहाँ पे होती है? कंपनीज एक्ट में। सबसे बड़ा जो मैं डिफरेंस बोलूंगा दोनों में, एक एनबीएफसी और एक बैंक में, वो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। जो बैंक है ना वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट? जब चाहिए तब वापस कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना अकाउंट ओपन किया आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, तो जब भी मुझे पैसे चाहिए, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है, मैं निकाल सकता हूँ, जीपे कर सकता हूँ, विड्रॉल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मुझे वो नहीं बोलेगा क्यों भाई क्यों ले रहे हो, उसकी औकात इतनी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एनबीएफसी जो होती है वो कभी वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं करती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बट डिमांड डिपॉजिट नहीं करती है। डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में क्या फर्क होता है? डिपॉजिट मतलब वो पैसा लिया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलेगा, बट डिमांड डिपॉजिट मतलब वो जब भी सामने वाला बोलेगा तब ही मिलेगा। तो क्या एक एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट कर सकती है? नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज एनबीएफसी एंड बैंक में जो है, एंड एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जबकि अब बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। क्या ये तुमको समझ में आया? दूसरा, एनबीएफसी में कभी भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नहीं होता है, जबकि बैंक में क्या होता है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है। मतलब तुमने अकाउंट में गए, पैसा निकाला तो उसने आपको पेमेंट कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। एनबीएफसी कैन नॉट इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। क्या एनबीएफसी की किसी की चेकबुक आ सकती है? नहीं। क्या बैंक की चेकबुक होती है कि नहीं होती है? होती है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सबकी होती है, पर किसी एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस की तुमको चेकबुक नहीं मिलेगी, बराबर है। और लास्ट में क्या होता है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, मैंने बताया था डीआईसीजीसी और ईसीजीसी बैंकिंग में पढ़ा था, वो जो होता है ना वो एनबीएफसी में नहीं होता है। मतलब मोदी जी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करेंगे एनबीएफसी में आके, जबकि बैंक में करते हैं ना तो वो फैसिलिटी मिलती है इनको डीआईसीजीसी और ईसीजीसी की। तो एनबीएफसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बताइए क्या ये तुमको समझ में आया? काफ़ी हद तक बैंक और एनबीएफसी के प्रोविजन भी सेम ही होते हैं, काफ़ी हद तक, सब नहीं, काफ़ी हद तक, ठीक है, सिमिलर होता है। मतलब सेम तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर टाइप होते हैं, ठीक है। तुम खुद देखोगे काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब सुनिए आगे। अब जो एनबीएफसी आपके पास होती है ना, आप उनको दो पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट में बांट सकते हैं? पहला तो उनके नेचर के टाइप के ऊपर, कि एनबीएफसी टाइप कितने किस टाइप के होते हैं, तो इन द टाइप ऑफ नेचर के हिसाब से आप बांट सकते हो, और दूसरा डिपॉजिट के हिसाब से। तो जो नेचर के हिसाब से बांटते हो ना, उसमें अलग अलग बैठे बहुत सारी वेराइटीज आती है। लाइक एनबीएफसी ऐसी जो लोन देती है, ऐसी एनबीएफसी जो म्यूचुअल फंड का काम करती है, ऐसी एनबीएफसी जो स्टॉक ब्रोकरेज का काम करती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो ये देखो क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो ये सब जो कैटेगरीज है ना, ये सब देखो दे रखी है, ये इनके नेचर के हिसाब से। लाइक कुछ एनबीएफसी ऐसी होती है जो हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है, जैसे डीएचएफएल तुमने बोला, बराबर है, तो वो हाउसिंग फाइनेंस का ही काम करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी तरह कुछ मर्चेंट बैंकिंग का काम करती है, कुछ स्टॉक एक्सचेंज का काम भी करती है, कुछ ब्रोकरेज होते हैं, कुछ निधि कंपनीज होती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी का काम भी करती है, कुछ चिट फंड कंपनी का काम करती है, कुछ म्यूचुअल फंड का काम करती है, कुछ मॉर्गेज गारंटी का काम करती है। इस तरह से अलग टाइप की हो सकती है। क्या ये तुमको समझ में आया?
दूसरा हम बांटेंगे इनको, देखो तो ये सब आपने बांटा है, ये इनके नीचे के हिसाब से है। अब दूसरा जो होता है ना वो होता है डिपॉजिट के आधार के हिसाब से। किसके ऊपर होता है? डिपॉजिट के हिसाब से। तो हम यहाँ पे डिपॉजिट के हिसाब से एनबीएफसी को देख रहे हैं। तो एनबीएफसी को अगर मैं बांटना चाहूँ डिपॉजिट के हिसाब से तो दो तरह की होती है। पहली जो होती है ना उसे बोलते हैं एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, और दूसरी जो होती है ना वो होती है एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो सबसे पहले कौन सी होती है? एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, और दूसरी कौन सी होती है? एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग का मतलब होता है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है। डिमांड डिपॉजिट अलग होता है, डिपॉजिट अलग होता है। और दूसरी जो होती है वो डिपॉजिट नहीं लेती है। जैसे मुथूट फाइनेंस में तुम जाके चाहते हो कि एफडी ओपन कर लो, आरडी ओपन कर लो, नहीं कर सकते। क्या ये तुमको समझ में आया? वो डिपॉजिट पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है। अंडरस्टूड? बट कुछ ऐसी कंपनी होती है जो डिपॉजिट ले सकती है आरबीआई से परमिशन लेके, तो वो डिपॉजिट टेकिंग वाली होती है। अब जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है उसमें दो तरह की होती है। पहला जो होता है वो होता है एनबीएफसी, ठीक है, एनडी मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग, और फिर मैं लिखूंगा एसआई मतलब सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म अगर लिखूं मैं तो इसे बोलेंगे एनबीएफसी, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? एसआई, एनबीएफसी शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एनबीएफसी एनडी एसआई। क्या ये तुमको समझ में आया? इसी तरह से एक होती है एनबीएफसी एनडी एनएसआई, एनएसआई नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वही हो गया फुल फॉर्म बोले तो। ठीक है, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपन प्यार से इनको बोल गया एनबीएफसी एनडी और एनबीएफसी एनएसआई। अब सर कैसे आप बांट सकते हो? ये तो समझ में आया डिपॉजिट टेकिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग, बट इनको कैसे आप बांट सकते हो? तो बड़ा सिंपल है, जिनका असेट्स एनबीएफसी जिनका असेट मोर देन 500 करोड़ होगा उन्हें बोलेंगे एनबीएफसी एनडीएसआई, और जिनका असेट्स लेस देन 500 करोड़ होगा उन्हें क्या बोलेंगे? एनबीएफसी एनडी एनएसआई। तो सीधा सा है, इसने एक लॉजिक दे दिया 500 करोड़ की असेट का। तो अगर तुम्हारी कंपनी 500 करोड़ से कम है, एक लेवल दे दिया 500 करोड़ से कम, तो अगर तुम्हारी 500 करोड़ से कम है, इन दैट केस यू आर नॉट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। आप अपना आपके ऊपर इतने प्रोविजन स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब एक है जिनकी असेट मोर देन 500 करोड़ होगी, उन्हें बोलेंगे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो उनके ऊपर थोड़े प्रोविजन स्ट्रिक्टली और बड़े अच्छे वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? तो आप असेट के हिसाब से आप इनको बांट सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट है तो आप बोलिए। सबको समझ में आया? तो कॉपी कर लीजिए इसको।
चलिए कॉपी हुआ, जल्दी करें। कॉपी हुआ, छोटी कॉपी हो गया। डन। चलिए, तो ये तो अब क्या हो गया, कौन सी एनबीएफसी क्या होती है। सर ये क्यों बांटा, क्योंकि आगे जो तुम पढ़ने वाले हो प्रोविजन, वो दोनों केस में अलग होंगे। डिपॉजिट टेकिंग और एसआई और एनएसआई सबके केस में क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या होता है, ठीक है। अब जैसे अपन ने बैंकिंग कंपनी में अलग अलग पहले एडजस्टमेंट पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट पढ़ना है। और इसमें पहला है नेट ओन फंड का। कौन सा है? एक एनबीएफसी बनने के लिए आपको 2 रूल पहले फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर आगे की बात करेंगे। तो एक एनबीएफसी होने के लिए आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। और आरबीआई से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट आपको होगा नेट ओन फंड। क्या होगा? और ये नेट ओन फंड जो होगा ना, वो होना चाहिए एक एनबीएफसी के लिए कम से कम 200 लाख, यानी 2 करोड़ रुपए। सिंपल वर्ड में बोल तो 200 लाख मतलब कितना होता है? 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपीस का आपका नेट ओन फंड होना चाहिए। कुछ केस में आरबीआई जो है वो आपको एग्जाम कर सकती है, वो अलग केस है। बाकी नॉर्मली आप अगर एनबीएफसी हो तो 2 करोड़ का एटलीस्ट नेट ओन फंड होना चाहिए तुम्हारे पास। तब क्वेश्चन ये आएगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट ओन फंड? क्या? बहुत सारी चीजें बैलेंस शीट में, आप किस नेट ओन फंड की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे आरबीआई ने बताया है आपको इस तरह से नेट ओन फंड निकालना है। क्या है वो नेट ओन फंड का फंडा, वो देख लेते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा इधर, ठीक है, इधर आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है, ये से दे रखा है, मैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल। सबसे पहले आपको क्या लेना है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा लेना है? ठीक है, पहले ओन फंड निकालेंगे फिर नेट ओन फंड निकालेंगे। पहले ओन फंड निकाल रहे हैं। ओन फंड मतलब क्या होता है? एग्रीगेट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर विच आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, जो कन्वर्ट होने वाले ही है उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कौन आया? इक्विटी शेयर कैपिटल आया, प्लस ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट होंगे, डेफिनेटली होंगे, उनको। तीसरा आ गया फ्री रिजर्व। क्या आ गया? फ्री रिजर्व। फोर्थ आ गया बैलेंस इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम भी आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम जिसे अपन बोलते हैं, वो वाला। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व भी आएगा, बट विच कैपिटल रिजर्व? जो कि रिप्रेजेंट करता है सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ द असेट। मतलब असेट बेचने से कोई कैपिटल रिजर्व हुआ तो वो वाला। क्या बोला मैंने? असेट बेचने पे जो कैपिटल रिजर्व आया वो वाला, मतलब जो रियल में पैसा मिला है वो वाला। एक्सक्लूडिंग द रिजर्व क्रिएटेड बाय द रीवैल्यूएशन असेट। आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व लेने का नहीं है। आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लॉसेस। अगर तो तुम प्रॉफिट ऐड कर रहे हो तो लॉसेस है तो माइनस करने का। बुक वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट भी माइनस करने का। और अदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी माइनस कर लेने का। अगर ध्यान से देखो तो ये बैंकिंग कंपनी का टियर 1 जैसा है। ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक अ बैंकिंग कंपनी का टियर 1 कैपिटल। क्या ये तुमको समझ में आया? तो देखो क्या क्या है, जरा देखिए इसमें। तो अगर अपने को पहले ओन फंड निकालना है, ठीक है। ओन फंड क्या होता है? देखिए सबसे पहले आएगा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस अभी कौन सा आएगा?
कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस क्या कहा, फ्री रिजर्व्स प्लस शेयर प्रीमियम भी यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व भी आएगा, बट ये वाला कौन सा होगा, रियलाइज इन कैश ओनली। ठीक है, और क्या आएगा, बस रिवोल्यूशन रिजर्व लेना नहीं है, अब माइनस करना है। क्या करोगे, लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो माइनस कर लेना। कुछ इनटेंजिबल एसेट आया है, तो वो भी माइनस कर लेना। इसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट आया है या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर मतलब होता है मिसलेनियस एक्सपेंस, नॉट रिटर्न ऑफ वाले, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो सब वाले होंगे, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो रियल में कोई असेट नहीं है बट दिखा रहा है असेट, इंक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स असेट ऑल्सो। अब जो आएगा ना, इसे बोलते हैं ओन फंड। क्या बोलते हैं इसको, क्या ये तुमको समझ में आया? अब आपको चाहिए ओन चाहिए कि नेट चाहिए, नेट, तो इसमें से कुछ और माइनस करना पड़ेगा। अब ये कुछ और क्या है कि आपको एक्सेस इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है इन ग्रुप कंपनीज और सब्सिडीज कंपनीज, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। जो भी आपने ग्रुप कंपनी या सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक्सेस वाला। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? एक्सेस 10% ओवर नेट और 10% ओवर ओन फंड, 10% ओवर ओन फंड। इसका मतलब अप टू 10% आप करते तो कोई दिक्कत नहीं था, आपने ज़्यादा किया तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये सब मिला के 100 रुपये आया, कितना आया, 100, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ग्रुप कंपनी सब्सिडी कंपनी में, वो मान लेते हैं मैंने किया है 60 का। कितना किया है, 60 का। तो ये क्या बोल रहा है, 60 आपने किया है, इसमें से 10% ऑफ ओन फंड यानी 10 अलाउ था, तो आपने कितना एक्स्ट्रा कर लिया, 50। तो ये जो 50 है ना, ये यहाँ से माइनस होगा और 50 तुम्हारा बचा रहेगा। इसे बोलेंगे नेट ओन फंड। क्या बोलेंगे इसको, मतलब अप टू 10% कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका ग्रुप कंपनी सब्सिडी में किया है, अप टू 10% ऑफ ओन फंड कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा जो भी किया वो माइनस करना है। इसलिए हमने वर्ड लिखा है एक्सेस इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है, एक्सेस इन्वेस्टमेंट। बड़ा सिंपल, जितना इन्वेस्टमेंट किया माइनस 10% ऑफ ओन फंड कर लो, मिल जाएगा आपको। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से माइनस कर लो 10% ऑफ ओन फंड। तो तुम ये माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको एक्सेस मिल जाएगा, और वही चीज़ यहाँ से माइनस करनी है। और जब तुम ये माइनस कर लोगे तो यू विल गेट नेट ओन फंड। क्या मिलेगा तुमको? और एक एनबीएफसी को कितना मेंटेन करना पड़ता है, 200 लाख का ये नेट ओन फंड मेंटेन करना पड़ता है। क्या ये आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। एनी डाउट? कॉपी दिस। चलिए, तो आपका ये कॉपी हो चुका है, तो अभी अपन सीधा इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है, कैलकुलेट द ओन फंड ऑफ एन एनबीएफसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पेड अप शेयर कैपिटल, क्या ये आता है कि नहीं आता है? आता है। फ्री रिजर्व आता है कि नहीं आता है? आता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस आता है कि नहीं आता है? आता है। रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं आता है। तो टोटल कर लो 150 प्लस 250 प्लस 50 कितना होता है? 450। दिस इज कॉल्ड ओन फंड। कुछ था इसके अंदर? नहीं। कर लोगे तुम? चलो कर पे चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, टेम्पलेशन फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया, May 23 के एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, अभी बताऊंगा। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लीज आउट असेट 800, इन्वेस्टमेंट आपने किया है इन शेयर्स ऑफ सब्सिडी एंड ग्रुप कंपनीज 100, इन डिबेंचर ऑफ
सब्सिडी ऑफ ग्रुप कंपनीज 100, तो आपको दोनों लेने का है, शेयर्स या डिबेंचर, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया ग्रुप कंपनी में दोनों लेने का है। कैश इन बैंक बैलेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, लोन और डिपॉजिट, ये सब दे रखा है। तो पहले तो मुझे बताओ ओन फंड चाहिए, स्टार्ट विद द पेड अप कैपिटल। तो ये पेड अप कैपिटल तुमने ले लिया, कितना लोगे 100, तो 100 का पेड अप कैपिटल हो गया। फिर क्या लोगे फ्री रिजर्व, फिर क्या लोगे बताओ, क्या कोई प्रीमियम है, नहीं। क्या कोई फ्री रिजर्व है, हाँ वो ले लिया। इसके अलावा कुछ है, लोन डिपॉजिट नहीं, बराबर है। तो आपको लेस करना पड़ेगा इसमें से डेफर्ड एक्सपेंडिचर, कितना बचा 400, तो 400 का ओन फंड आ गया, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, पहले हेडिंग डालना है आपको एग्जाम में, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन फंड। सबसे पहले क्या लिखोगे, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 100, और क्या था फ्री रिजर्व 500, कितना हो गया 600। इसमें से क्या माइनस करते हो, डेफर्ड एक्सपेंडिचर कितना है 200, कितना बच गया 400, दिस इज कॉल्ड ओन फंड। अब इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, एक्सेस इन्वेस्टमेंट, इन ग्रुप कंपनीज एंड सब्सिडीज कंपनी, ठीक है। तो बताओ कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, 200 प्लस 100 200, तो मैंने क्या बोलता, आप 200 यहां पे लिखिए, माइनस 10% ऑफ ओन फंड 400, बराबर है। तो कितना हो गया बताओ 40, तो आपने 160 का एक्सेस इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये माइनस कर लीजिए, यू विल गेट द फाइनल 240। क्या बोलेंगे इसे, नेट ओन फंड, बस इतना ही पूछा है 240, सो 240 इज नेट ओन फंड, दिस इज योर आंसर। और 5 मार्क आपके। क्या था इसके अंदर, क्या ये तुमको समझ में आया, कॉपी करो चलो फटाफट। चलिए चले आगे। अब बस इसमें इतना ही था नेट ओन फंड का, तो एक एडजस्टमेंट तुम्हारा हो गया नेट ओन फंड का, ठीक है। अब दूसरा इसमें एडजस्टमेंट करना है प्रोविजन का, किसका करना है प्रोविजन। तो अपने को इसमें प्रोविजन बनाना सीखना है, जैसे अपन ने बैंकिंग में सीखा था। तो सेकंड एडजस्टमेंट तुम्हारा प्रोविजन का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोविजन के लिए जो मेरे लोन्स एडवांस मैंने दिए हैं उनको 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला ऐसे लोन्स एडवांस जो मैंने लीज एंड हायर परचेज असेट के लिए दे रखे हैं, और दूसरे वाले जो उनको छोड़ के हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग रूल है। तो जो अगर आप लीज एंड हायर परचेज का बिजनेस करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए अलग प्रोविजन है, और तुम अगर नॉर्मल बिजनेस करते हो तो तुम्हारा लिए अलग बिजनेस है, मतलब अलग रूल है, ठीक है। तो पहले अपन दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, लीज एंड हायर परचेज का बाद में पढ़ते हैं। मतलब तुम जो प्रोविजन पढ़ने वाले हो वो ऐसी कंपनीज का है जो लीज एंड हायर परचेज में बिजनेस नहीं करती है, ठीक है, उनका पढ़ने वाले हो। तो उससे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि कब स्टैंडर्ड होता है, कब सब स्टैंडर्ड होता है, कब डाउटफुल होता है। सेम लाइक एनबी अपना बैंकिंग कंपनीज, तो जैसा बैंकिंग कंपनी आपने देखा स्टैंडर्ड होता है, तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था जरा याद करो, कि जो लोन्स एंड एडवांस है आप उनको 2 पार्ट में बांट सकते हो। पहला परफॉर्मिंग असेट, कौन सा, और दूसरा नॉन परफॉर्मिंग असेट। परफॉर्मिंग असेट वो होता है जो टाइम पे अपना ईएमआई पे करता है, उन्हें क्या बोलते हैं परफॉर्मिंग। और एनपीए वो होते हैं जो ईएमआई मिस किए, बट तुरंत मिस करते नहीं बनते, ठीक है। तो वहां पे अपन ने देखा था डेज था, कुछ तो डेज था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या रूल है वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने रूल, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस होगा, मतलब स्टैंडर्ड होगा, सब स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद डाउटफुल बनेगा, ठीक है, फिर लॉस वाला होगा। तो पहले ये लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दूंगा। तो ये देखिए असेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये बोला कि आपने इसमें ऐसे बांटा, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, इस तरह से आपने असेट को बांटा है।
पहला क्या बोलता है देखिए, स्टैंडर्ड असेट मीन्स एन असेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एंड विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम नॉर कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क अटैच्ड टू बिजनेस। तो नॉर्मल रिस्क तक लेते हैं, नॉर्मल रिस्क मतलब वही कुछ डेज होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा अलग केस है, यहाँ पे क्या केस है वो देख लो। अच्छा, सबके लिए अलग होता है। अब एनपीए कब बनता है ये देखिए, ये बोल रहा है एनपीए तब बनेगा जब आपका ओवरड्यू मोर देन 6 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मोर देन। बट ये एनबीएफसी, एनडी, एनएसआई के लिए है। बट जो एनबीएफसी, एनडी, एसआई होती है और डिपॉजिट टेकिंग होती है उनके लिए है 3 मंथ। कितना है उनके लिए? तो ऐसे नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे घुमाया है ये, इधर ये समझाया वापस इसने। तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। अगर आपका एनबीएफसी, एनडी, यानी कि अपना इधर याद चलते हैं, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इस मतलब अगर आपका समझिए एनबीएफसी, थोड़ा इधर लिखते हैं अपन। अगर आपका एनबीएफसी, ठीक है, डी डिपॉजिट टेकिंग, एनबीएफसी, एनडी, एनडी और एसआई, ये दोनों बड़े हैं तो इन दोनों को साइड में ले लिया। और लास्ट में कौन सा बच गया? एनबीएफसी, एनडी, एनएसआई। ये तो समझ में आता है ना, एनडी, एनएसआई, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ये है। तो आपका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? जब उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए या नॉर्मल रिस्क तक चलेगा। नॉर्मल रिस्क का मतलब होता है कि ओवरड्यू हुए, अभी सिर्फ इस केस में तो 3 मंथ ही हुए हैं, सॉरी इस केस में 3 मंथ हुए हैं और इस केस में 6 महीने हो गए। सीधी सी बात है, लॉजिकली सोचना। अगर तुम डिपॉजिट टेकिंग हो, तुम बड़े हो, तुम एसआई हो, तो टाइम पीरियड तो कम देगी ना गवर्नमेंट। समझ में आ गया? चिंता ज़्यादा होती है उनकी, तो बोलते तुम्हारे लिए सिर्फ 3 महीना। कितना? और तुम साला इंपॉर्टेंट ही नहीं हो, तुम छोटे हो, तो क्या चिंता है, तुम्हें ज़्यादा टाइम दे, चलो 6 महीना। कितना? 6 महीना। इसे बोलते हैं नॉर्मल रिस्क। क्या बोलते हैं इसको? क्या ये तुमको समझ में आया? तो अगर तुम्हारा एनबीएफसी, एनडी, एसआई है या एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है, तो आपको जो टाइम पीरियड लेना है सब स्टैंडर्ड बनने के लिए, वो 3 महीने से ज़्यादा ओवरड्यू होने पे लेना है। बट वहीं अगर आपका एनबीएफसी, एनडी, एनएसआई है, तो तुम्हारा 3 महीना बिकम 6 महीना। क्या ये तुमको समझ में आया? जैसे ये स्टैंडर्ड खत्म होगा, अब क्या बन जाएगा? सब स्टैंडर्ड बन जाएगा। वहां पे क्या था रूल? याद करो, बैंकिंग में 12 महीना, तो यहाँ पे भी 12 महीना। कितना है यहाँ पे भी? मतलब ये तो सेम बैंकिंग जैसे ही चल रहा है, बट इसको बेचारे को 6 महीने एक्स्ट्रा दे दिया। तेरे लिए हम करते चल 18 महीना। कितना करते हैं? तो जैसे तू परफॉर्मिंग से नॉन परफॉर्मिंग बनेगा, जैसे तू स्टैंडर्ड है, परफॉर्मिंग है, जैसे तू नॉन परफॉर्मिंग बन गया। कब बने नॉन परफॉर्मिंग, पहले वो बताओ। जब तुम्हारा ओवरड्यू हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गए पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में 6 महीने से ज़्यादा हो गए। बट जैसे तू नॉन परफॉर्मिंग बनेगा, तो सबसे पहला कौन बनेगा? सब स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो क्या बनेगा? समझ में आया? और सब स्टैंडर्ड में तेरे पास कितना टाइम है? 12 महीना। और दूसरे वाले केस में कितना टाइम है? 18 महीना। और ये टाइम भी खत्म हो गया। अब तू जो बनेगा वो बनेगा डाउटफुल। क्या बनेगा तू? डाउटफुल। समझ में आया? तो ऑब्वियसली इसके एक्सेस वाला जो भी होगा डाउटफुल होगा, तो दोनों में सेम रूल है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। और फिर लास्ट में हो जाएगा लॉस असेट। क्या बन जाएगा तू? लॉस असेट। ठीक है, फिर से समझाता हूं, इधर देखिए। अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग की, ठीक है, या मैं बात कर रहा हूं नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट ऐसा ही सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बड़ा वाला इंसान, तो सबसे पहले कम टाइम लिमिट है उसमें। क्या है? सबसे पहले अगर तूने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तू परफॉर्मिंग है। अगर तेरा डिफॉल्ट नॉर्मल रिस्क तक हुआ, मतलब 3 महीने तक हुआ है, तो भी तू परफॉर्मिंग है। जैसे तेरा 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो क्या बन गया? नॉन परफॉर्मिंग। मतलब नॉन परफॉर्मिंग सबसे पहले क्या आता है? सब स्टैंडर्ड। तो तू सबसे पहले सब स्टैंडर्ड बनेगा। अब सब स्टैंडर्ड में तू 12 महीना रहेगा, और जैसे 12 महीने खत्म होगा सब स्टैंडर्ड का, अब तू क्या बनेगा? डाउटफुल बन जाएगा। और जब आरबीआई का इंस्पेक्टर अगर डिक्लेयर करेगा या ऑडिटर डिक्लेयर करेगा, तो क्या बन जाएगा? लॉस असेट। बट यही अगर मैं इसकी बात करूँ एनबीएफसी, एनडी, एनएसआई की, तो सबसे पहले तुझे परफॉर्मिंग बोलेंगे। कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, डिफॉल्ट 6 महीने तक भी होता है तो भी तू परफॉर्मिंग है। बट जैसे 6 महीने से ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में तो कितना महीना रहेगा? 18 महीना। 18 महीने तक हम तुझे सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, और 18 महीने खत्म होने के बाद हम तुम्हें क्या बोलेंगे? डाउटफुल। और एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई भरोसा नहीं करना, तब तुझे बोलेंगे लॉस असेट। क्या ये तुमको समझ में आया? तो बेसिकली मैंने बताया था आपको बैंकिंग में भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। थोड़ा ऐसा समझो इसको कि प्रतीक है। कौन है ये? प्रतीक अपना।
ये प्रतीक है ना बड़ा, पहले बहुत देव मानुस है। क्या है ये? देव मानुस। मतलब घर पे सबसे पहले उठते ही मम्मी डैडी के चरण स्पर्श करना, ठीक है, अगरबत्ती करना, पूजा करना, ठीक है, लड़कियों से दूर रहना, चर्च जाना, कोई नाम भी नहीं लेना, तो ये एकदम देव मानुस है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कौन है ये? देव मानुस। तो घर वालों ने बोला तू तो परफॉर्मिंग है रे, तू तो स्टैंडर्ड है। क्या है? तू तो आज इसने लाइफ में पहली बार भगवान को हाथ नहीं जोड़े, अगरबत्ती नहीं की। घर वाले बोलते कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। फिर 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। फिर वाले बोला कोई बात नहीं, अभी भी हमारा बच्चा को दिक्कत की बात नहीं है, हो जाता है, स्ट्रेस चलता होगा, सीए कर रहा है, टेंशन में है। 3 महीना हो गया तो भी घर वालों ने बोला कोई बात नहीं। पर जैसे ही 3 महीना 1 दिन हुआ, अब घर वालों को थोड़ा सा टेंशन आ गया इसका। समझ में आया कि नहीं आया? क्या थोड़ा सा कि ये जो लड़का है ना कुछ गड़बड़ है इसके साथ, ऐसा तो नहीं था ये। समझ में आया कि नहीं आया? बट अभी भी डाउट नहीं करे, बच्चा तो हमारा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो बुला के नॉर्मल पूछा, बेटा सब ठीक है? हाँ हाँ मम्मी सब ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं। अभी ये धीरे धीरे पूजा वूजा करना तो इसने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा गलियों में घूमने लगा इधर उधर। समझ में आया? थोड़ा घर पे लेट आने लग गया। क्या आने लग गया? लेट आने लग गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड लेवल गिर गया है। अब ये सब स्टैंडर्ड बन गया। क्या बन गया ये? अब देव मानुस नहीं था, अब मानुस बन गया है। अभी क्या बन चुका है ये? अब ये देव मानुस, अब ये सिर्फ मानुस बन गया है। तो अब स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड बन चुका है। तो ये घर वाले इसको मानुस बोलने लग गए, बट कब तक बोलेंगे? अप टू द 12 मंथ। मानुस बने हुए 12 महीने तक, 1 साल तक इसको मानुस 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 बोला। अब 1 साल के बाद इसने क्या किया? अब थोड़ा थोड़ा घर से चोरी करना शुरू कर लिया पैसा। समझ में आ गया नहीं आया? अब थोड़ा सा पैसा चोरी करना शुरू कर लिया, तो घर वालों के पैसे गायब होने लग गए। अब घर वालों को डाउट होने लग गया कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। फिर कभी कभी एक बार वो घर पे सिगरेट के पैकेट भी मिल गए, तो अब घर वालों को और डाउट हुआ, क्या करे? समझ में आया कि नहीं आया? अब डाउट होना शुरू हो गया। तो ये लास्ट स्टेज है डाउट वाली। अब लास्ट में एक टाइम इसकी लाइफ में ऐसा आया कि क्या किया इसने? किसी चलते हुए चाकू मार दिया। पैसे नहीं मिलते, ड्रग्स लेना शुरू कर लिया। ठीक है, एकदम ठीक है, ड्रग्स लेना शुरू कर लिया। पुलिस वाले घर पे आ गए, पता चल गया ड्रग्स के पैकेट मिले। अब तो खत्म ना, अब तो अब कुछ नहीं हो सकता। पुलिस वाले ने बोले अब इसका कुछ इलाज, मर्डर करना शुरू कर लिया। अब इसका कोई इलाज, अब वापस आने कोई राह नहीं है, अब खत्म, अब भूल जाओ कोई बेटा था। अब हैवान बन चुका है। क्या बन चुका है? हैवान। अब मानुस से देमानुस है मानुस, फिर डाउटफुल, अब हैवान। हैवान मतलब बाहर के लोगों ने आके बोल दिया कि अब इसका कुछ इलाज नहीं है, तो लाइक अ लॉस असेट। क्या है ये आपका? घर वाले बोलेंगे आज से हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो जब बाहर वाले बोलना शुरू कर देगा अब कुछ मतलब नहीं है, तो समझ जाओ यू बिकम लॉस। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। बराबर है? चलिए तो ये मैंने बता दिया। तो ये जो दे रखा है ना, इसका समराइज वे मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ये होता है। ठीक है, हाँ डाउटफुल में बाद में ऑब्वियसली सब स्टेट में डाउटफुल ही होता है दोनों केस में, तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया आपने वो पढ़ा था, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, वो इसमें भी चलेगा, वो दोनों में बाद में सेम ही है। चलिए अब किसको कितना प्रोविजन बनाना है वो समझ लेते हैं। अब देखो बुरी बात यह कि इसमें 2 है, तो 2 प्रोविजन याद करने पड़ेंगे। पर अच्छी बात है कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक में ही है, बाकी सब में सेम है। तो इसमें अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। चलो तो प्रोविजन कैसे बनेंगे? तो अपना प्रोविजन देखना है अपने को। तो ये बांटने का क्यों बांट रहे अपन? प्रोविजन बनाने के लिए ना, मेन रीजन तो प्रोविजन बनाना है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए अपने पास एक होता है NBFC, NDSI, ठीक है, या NBFC डिपॉजिट, उसके लिए भी सेम है। तो NBFC D डिपॉजिट उनके लिए भी सेम है, तो ये दोनों सेम हो गया। और दूसरा जो है वो आएगा तुम्हारा NBFC ND NSI। चलो पहला जो कैटेगरी था वो अपना क्या था? स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड के लिए कितना होगा वो देखिए। तो ये बोला अगर तू बड़ा है तो तुझे ज़्यादा प्रोविजन बनाने का है 0.40, बट वही अगर तू छोटा है तो तुझे कम प्रोविजन बनाने का 0.25। दूसरा, अब बाकी सब में सेम है। अब सब स्टैंडर्ड है तू तो तुझे बनाने का 10%। कितना बनाने का है? क्या तुमको समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद अगर तू डाउटफुल है, क्या है तू?
और अप टू 1 ईयर है, तो तुझे बनाने का है 20%। कितना बनाने का है? अगर तू 1 to 3 ईयर में है तो तुझे बनाने का है 30%। कितना बनाने का है? और अगर तू मोर देन 3 ईयर है तो आपको 100% है, इस बार इधर 50% है। कितना है? 50%। ठीक है। और लास्ट में लॉस असेट है, तो आई थिंक उसमें तो तुमको पता ही होगा, हाँ उसमें तो कोई बात ही नहीं करनी, 100%। ठीक है। ओके, हमने इसको डाउटफुल को सिक्योर्ड एज्यूम किया है। सेम अगर डाउटफुल अनसिक्योर्ड है तो वही 100% रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100%। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड। तो ये जो है रेट है ये आपको यहाँ पे दे रखा है, मैंने शॉर्ट में दे दी आपको। तो ये देखो प्रोविजन बताया है। ठीक है। लॉस असेट पे तो 100% होता है। ये देखो प्रोविजन टू द एडवांस नॉट कवर्ड बाय रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटीज नहीं है तो 100% है। ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। इधर स्टार्ट कर लेते हैं, चाहे तो यहाँ पे लिख दो डाउटफुल अनसिक्योर्ड 100%। डाउटफुल अनसिक्योर्ड कितना होगा? 100% होएगा। किसको डाउट है तो आप बोलिए। ठीक है। तो अगर आपको ये रेट कॉपी करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, अभी अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। एक बार रेट कॉपी कर लो। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रोविजन का रेट्स। ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट। निकालिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 4। While closing its books of account 31st March, NBFC has its advances classified as follow. Standard asset 16,800। मुझे सोच के बताइए कितना % प्रोविजन बनाओगे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए देखना पड़ेगा NSI है, SI है, क्या है, तो नीचे पढ़ लेते हैं एक बार। नॉन सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट, नॉन डिपोजिट टेकिंग, नॉन सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम प्रोविजन चलेगा, तो 0.25% होगा कि नहीं होगा? होगा। सब स्टैंडर्ड में सबके लिए इक्वली था, 10 था। डाउटफुल सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर 20%, 1 to 3 ईयर 30% और मोर देन 3 ईयर 50%, और लास्ट में डाउट अनसिक्योर्ड 100% और लॉस असेट। क्या ये तुमको समझ में आया? सो सी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर, 1 to 3, मोर देन 3, सिक्योर्ड, लॉस 25, 10, 20, 30, 50, 100, 100। ये लोन का अमाउंट लिख दिया। सेम लेकर बैंकिंग में कितना अपन ने अमाउंट लिखा। ठीक है। अपन ने क्या लिखा? सबसे पहले पर्टिकुलर क्या है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड क्या है, फिर अमाउंट लिखा, अब इसका प्रोविजन का रेट लिखा और प्रोविजन निकाला, मल्टीप्लाई करके आ गया ये टोटल प्रोविजन 427। बताइए, किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। अगला करें। चलिए, अब ये बोलता है सेम सम को कीजिए, बट ये मानिए कि वो डिपॉजिट टेकिंग है और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक पूरा सेम रहेगा, सिर्फ ये ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए सेम है और 0.40 हो गया, बराबर है। अब तुमको मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और दोनों बोला सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, तो दो बार सॉल्व मत करना, टाइम कम होता है। हम पर्टिकुलर लिखेंगे, हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, हम प्रोविजन का रेट लिखेंगे 2 बार, एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिक वाला, और 2 प्रोविजन का अमाउंट बना लेंगे। क्या ये बढ़िया रहेगा? हाँ। तो मैं ऐसा एक दिखा देता हूँ जो ICAI ने किया है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे है, चलो इन्होंने अलग अलग कर दिया इस बार, पहले एक बार था कि जहाँ पे 2 कॉलम बना दिए थे इन्होंने, इस बार अलग कर दिया, तो कोई बात नहीं, आप भी अलग कर सकते हो। ठीक है। तो आप देखिए ये बताया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, तो आप भी अलग अलग कर देना। ठीक है। और चाहे तो 2 कॉलम बना दो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, डन। फाइनल आंसर 2 बार लिख देना, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का इतना और नॉन सिस्टमेटिक का इतना, बस। बस। चलिए, तो क्या ये प्रोविजन का तुमको समझ में आया? ठीक है। इसी प्रोविजन के ऊपर और कुछ पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिकल, देख लीजिए आप लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, उसके बेस पे है, सेम क्वेश्चन हो गया, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, फिर इसी क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के हिसाब से करना है। ठीक है।
क्योंकि आप ये देखोगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके लिए अलग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करना है, 4 भी नहीं करना है। 5th वाला ये देखिए, ये वाला मैं दोनों बोला है कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट भी कीजिए, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट भी कीजिए, तो अपने को दोनों करने का है। आई थिंक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये कर लोगे? तो ये होमवर्क हो गया। क्या हो गया? ये होमवर्क, ठीक है। तो भी इसको करना है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि सब स्टैंडर्ड में अगर मान लो आप NBFC D और या फिर NBFC ND ऐसा ही मान रहे हो तो अलग होगा, और NBFC ND NSI मान रहे तो अलग होगा। फर्क इतना ही होगा कि यहाँ पे जो है ना 0.40 होगा और यहाँ पे 0.25 होगा, और सब स्टैंडर्ड में कितना होगा 10%, और इस पर भी 10%। फिर यहाँ पे आएगा सिक्योर्ड पोर्शन डाउटफुल अप टू 1 ईयर, कितना होता है 20%, इधर भी 20, अप टू 1 to 3 ईयर कितना 30%, इधर भी 30, मोर देन 3 ईयर 50%, इधर भी 50, अनसिक्योर्ड पे 100%, इधर भी 100%, और लॉस पे भी 100% और 100%। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो इस हिसाब से करना है तुमको, ठीक है। डन, चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका रूल भी हो गया, ठीक है। तो अपने कौन कौन से इलस्ट्रेशन हो गए? 1 2 हो गया, 3 बाकी है, वो बाद में करेंगे। 4th हो चुका है, 5th हो गया, ठीक है। अभी 6 की बात करनी है, और 6 से पहले तो ये मैंने बताया था आपको कि मैंने 2 असेट में बांटा था। पहले ऐसे असेट जो लीज एंड हायर परचेज का बिजनेस नहीं करती है, और दूसरे ऐसे होती है जो लीज एंड हायर परचेज का बिजनेस करती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि हायर परचेज असेट है, तो इसका क्या होगा? अब इनके 2 प्रोविजन बनते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रोविजन, क्या बनता है? और दूसरा बनता है एडिशनल प्रोविजन। कौन सा बनता है? नॉर्मल प्रोविजन के लिए ये आपको रूल दे रखा है, बट इस रूल के ऊपर ICAI ने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। बट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा फ्रॉम CA फाइनल बुक। समझ में आया कि नहीं आया? तो ओल्ड सिलेबस में CA फाइनल में क्वेश्चन है, वो अपन करेंगे, क्योंकि ICAI ने प्रोविजन है तो वो पूछ सकता है, तो वो अपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एडिशनल प्रोविजन के लिए आपको दे रखा है, तो इसका ऊपर क्वेश्चन भी है, तो ये भी अपन कर रहे हैं। अभी अपन एडिशनल वाला कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं अभी अपन? ठीक है, तो पहले अपन एडिशनल वाला कर लेते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल वाला सबसे लास्ट में कराऊंगा, जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद। अभी अपन एडिशनल वाला करते हैं। तो अगर आपका बिजनेस हायर परचेज और लीज का है, तो आपको एडिशनल प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और वो एडिशनल प्रोविजन कैसे बनता है वो दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो EMI है वो कितना ड्यू है, लीज रेंटल कितना ड्यू है, ओवर ड्यू है। तो अगर वो ओवर ड्यू है अप टू 12 मंथ, तो बोलता है 12 मंथ तक के लिए तुमको कोई प्रोविजन बनाने का काम नहीं है, नील, ठीक है। अगर वो ओवर ड्यू है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 to 12, ठीक है, मतलब कोई प्रोविजन नहीं बनाना। बट अगर वो 12 महीने से लेकर 24 महीने तक है, मतलब 12 से ज़्यादा है और 24 से कम है, इन दैट केस आपको 10% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 10%। बट ये जो भी प्रोविजन बनेगा ये बनेगा नेट बुक वैल्यू का। किसका बनेगा? नेट बुक वैल्यू। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा नेट बुक वैल्यू, तो उसका टेंशन नहीं है, नेट बुक वैल्यू दे रखा होगा। तो अप टू 12 मंथ तो कोई प्रोविजन नहीं बनाने का है। 12 to 24 आपको कितना प्रोविजन बनाएगा? 10%। फिर 24 to 36 40%, और फिर 36 to 48 70%, और मोर देन 48 होगा तो 100%, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपका मोर देन 48 मंथ होगा तो आपको कितना बनाना पड़ेगा? 100% प्रोविजन। कितना बनाना पड़ेगा? तो अगर मोर देन चलिए, तो मोर देन 48 होने पे आपको कितना लेने का है? 100%। कितना लेने का है अपने को? 100%। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, बट इसने बोला नेट बुक वैल्यू का लेना। किसका लेना है? ठीक है, मोस्टली आपको क्वेश्चन में नेट बुक वैल्यू दे रखी होगी। अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन है वो कर लेते हैं फटाफट। लिख दो प्रोविजन फटाफट, चलो लिख दो ये नोटबुक में। ये लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ
एडिशनल प्रोविजन फॉर लीज एंड हायर परचेज असेट। ठीक है, क्या लिखना आपको? एडिशनल प्रोविजन फॉर लीज एंड हायर परचेज असेट। आगे लिखो ओवर ड्यू पीरियड और पीछे लिखना प्रोविजन। तो ओवर ड्यू पीरियड में क्या क्या? अप टू 0 to 12, 12 to 24, 24 to 36, 36 to 48, मोर देन 48। और पास में प्रोविजन कितना आएगा? 0%। फिर क्या लिखोगे? 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, फिर 40% ऑफ नेट बुक वैल्यू, फिर 70% ऑफ नेट बुक वैल्यू, फिर 100% ऑफ द नेट बुक वैल्यू। लिखो फटाफट। चलिए फिर तो इसके ऊपर इलस्ट्रेशन देख ले अपन। तो ये रहा आपका इलस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6। बाबू भाई, क्या नाम है इसका? बाबू भाई। बाबू भाई फाइनेंशियल लिमिटेड इज एन एनबीएफसी होल्डिंग हायर परचेज सॉल्यूशन फॉर एक्वायरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम इस बुक्स 31 मार्च 2011 को। ये एसेट आपने दी है अलग अलग टाइप में, और इसका इंटरेस्ट ओवरड्यू इतना हुआ है, इतना महीना हो चुका है, इतना इंटरेस्ट अमाउंट है, और नेट बुक वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले ये बताइए, अप टू 12 मंथ हुआ है तो मुझे कोई प्रोविजन बनाने का काम नहीं है। बट अगर 24 मंथ तक हुआ है तो 10% बनेगा। बट वेट, 10% ऑफ व्हाट? तो दिस इज योर बुक वैल्यू, ये कुछ काम का नहीं है। कितना इंटरेस्ट ओवरड्यू उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि आपका काम क्या? असेट देना। तो आपका जो लॉस होगा वो असेट का होने वाला मेन। तो ये बोलता है कि आपको जो देखना है वो उसके असेट के ऊपर देखना है, तो आपको 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट लेना है। ठीक है, तो अपने को 2000 का 10% लेना पड़ेगा। तो 2000 का 10% कितना होता है? 200। अब दूसरा रेफ्रिजरेटर 30 मंथ कितना होगा? 40%। तो 1250 का 40%, तो 1250 का 40% कितना होता है? 500। फिर एयर कंडीशन, तो ये किस में आता है? 36 to 48, तो इसमें कितना परसेंट आएगा? 70%। तो 600 का 70% आएगा, बराबर है। एंड लास्ट वाला मोर देन 48 मंथ, और उसमें 100% का 100%, तो पूरा 100 आ गया। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी सेम करना है। ओवरड्यू पीरियड आ जाएगा अप टू 12 मंथ, 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ बट लेस देन 40, 36 मंथ, ऐसा वो पूरा करना पड़ेगा। 24 मंथ पूरा। ठीक है, तो ऐसा लिखिए, हाँ लिखना पड़ेगा। और फिर आपको लिखना पड़ेगा 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, तो ऐसा सेम वे से आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, तो रिस्क क्यों लेना है? 1 मार्क भी क्यों जाए? समझ में आया? आप अपने हिसाब से शॉर्ट में लिखोगे तो शायद 4 मार्क मिल जाएगा, तो क्यों 1 मार्क लॉस करना है? नहीं करना अपने को, पूरा ऐसा सेम का सेम लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखिए। चलिए, तो ये अपना हो गया एडिशनल प्रोविजन। क्या हो गया ये? एडिशनल प्रोविजन। ठीक है, अभी आगे क्या करना है वो देख लो। अच्छा, टीयर 1 टीयर 2 जैसे इसमें था वैसे इसमें भी है। इसमें भी रिस्क असेट का दे रखा है। तो बेसिकली इसमें ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते इसके ऊपर, तो क्वेश्चन है भी नहीं, तो अपने को करना नहीं है। ये सब इतना लंबा चौड़ा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बहुत कुछ दे रखा है इसमें, अपन डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे रखते हैं। इलस्ट्रेशन 7 क्या है इसके बारे में जरा बताइए, पढ़े इसको। XYZ लिमिटेड इज एन NBFC रजिस्टर विद द RBI एज, क्या हुआ? एसी मेरे पास नहीं है रिमोट। चलिए, XYZ लिमिटेड इज एन NBFC रजिस्टर विद द RBI as non-deposit accepting company. Its main activity include issue the term loan of a different tenure. One of its major customer, ABC Limited, is engaged in the business of manufacturing. However, due to the fall in the demand and non-recovery of existing trade receivable, ABC Limited is facing working capital difficulties. मतलब अब सिंपल सा अपना एक कस्टमर है, हालत खराब है उसकी। हालत क्या है? मरने वाला है बेचारा। ठीक है, As on 31st March 2011, outstanding amount in respect of ABC Limited as under, इतना अपने लोन दे रखा उसको ABC को। प्रिंसिपल अमाउंट उसका 250 लाख है और इंटरेस्ट उसका 30 लाख है, राइट। और इसको आउटस्टैंडिंग हुए कितना टाइम हो चुका है? 8 मंथ्स। अब मुझे बताओ एनपीए के लिए क्या कंडीशन थी? 3 महीना, और अगर सिस्टमैटिक इंपोर्ट होगा तो 3 महीना, और नॉन सिस्टमैटिक इंपोर्ट होगा तो 6 महीना। तो दोनों ही केस में एनपीए तो हो गया। XYZ लिमिटेड इज फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम। अब सुनो क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट।
कि वो अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है फॉर द अकाउंटिंग ऑफ इट्स इनकम फॉलोइंग द सेम द कंपनी हैज अक्रूड 30 लाख एज अ इंटरेस्ट इनकम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। कंपनी ने उसका इनकम बुक कर लिया अक्रूवल बेसिस पे। आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर द इनकम अक्रूवल ऑफ 30 लाख इज इन अकॉर्डेंस विद द एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मुझे पता नॉन सिस्टमेटिक 3 महीना होता है कि 6 महीना होता है, 6 महीना, बट उसको 8 महीना हो चुका है। तो भाई साहब आपको एनपीए बन चुका है और एनपीए पे आप कभी भी अक्रूवल सिस्टम पे बुक कर सकते नहीं हो, आपको कैश सिस्टम पे बुक करना पड़ेगा। तो आपने पहली चीज़ तो गलत की है। दूसरी चीज़, अगर आपने गलत की है कोई बात नहीं, अब इसको सही करो। कैसे करेंगे? जो इनकम बुक की है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, सिंपल है। तो आंसर पढ़ लीजिए। As per this said direction, non-performing asset shall mean a term loan inclusive of unpaid interest when the installment is overdue for a period of 6 months or more, on which interest amount remain overdue for a period of 6 months or more. In the present case, the dues of ABC Limited is outstanding for more than 6 months, that is 8 months. ठीक है? Hence, ABC Limited will need to be classified as a NPA. Any income on the said asset need to be recognized on the cash basis. Also the previous income accrued but not received need to be reversed, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। Based on the same, XYZ Limited shall stop accruing the further interest accrued on the term loan of ABC Limited. Also 30 lakhs accrued but not realized need to be reversed. Done? Clear है मामला? बताइए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसके बाद अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 भी होमवर्क हो गया आपका, सेम है। 4th अभी नहीं करना है, वो एक इलस्ट्रेशन बाकी है, उसके बाद करना है। 5th हो चुका है। ठीक है, तो अब अपने को एक लास्ट इलस्ट्रेशन करना है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट मैं 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराएगा। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, ये एग्जाम नहीं, उसके पहले के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली इसमें से जो क्वेश्चन आता है ना, अभी तक तो जो मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है ना, उसी में से सेम पूछा गया है। तो देख सकते हो 6 इलस्ट्रेशन 7 इलस्ट्रेशन है। ठीक है, और 7 में से एक नहीं का आता है एग्जाम में, समझ में आया? डिट्टो आता है, कुछ चेंज भी नहीं करते। तो ये तो पूरा मुंह में लड्डू ही है तुम्हारे। हाँ ठीक है, चलिए फिर तो पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या है जरा सुनिए। ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक तुम्हारी ब्राइट लिमिटेड जो भी है वो एनबीएफसी है। इट प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इसने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है। 200 lakhs ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू ऑन द 200 अकाउंट फॉर द लास्ट 1 मंथ। 200 लाख का तुम्हारा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है 200 अकाउंट पे, कितने टाइम से? लास्ट 1 मंथ से। और अमाउंट ओवर ड्यू जो है वो है 40 lakhs। तो टोटल तुम्हारा 200 लाख है। टोटल कितना है? टोटल आपने लोन दिया 200 लाख, उसमें से जो 1 मंथ के लिए ओवर ड्यू हुआ है वो कितना है? ओनली 40 lakhs। ठीक है, और उसमें 200 अकाउंट है। उसके बाद 24 अकाउंट ऐसे है जिनका ओवर ड्यू है 2 महीना हुआ है, तो कितना हो गया उसका? 20 लाख का अमाउंट है। तीसरा 4 अकाउंट फॉर मोर देन 2 ईयर। 4 अकाउंट ऐसे जो मोर देन 2 ईयर है और उसका अमाउंट कितना है? 20 लाख। ठीक है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइज अ सब स्टैंडर्ड, आप उसको पहले सब स्टैंडर्ड बुक कर चुके हो। एंड 1 अकाउंट ऑफ 10 लाख विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ नॉन रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट। तो ये क्या हो गया? लॉस। अब कहानी में ट्विस्ट किया उसने कि जो आपने 10 अकाउंट ऊपर जो आपने आइडेंटिफाई किए थे, आउट ऑफ द 10 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ्स, 6 अकाउंट आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज अ सब स्टैंडर्ड। ठीक है, दैट इज 6 लाख का फॉर मोर देन 12 मंथ एंड अदर आइडेंटिफाइड एज अ सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ। खत्म। आपको बताने का एनबीएफसी, बट इसने बोला एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग के केस में आपको बताने का है, बट नॉन डिपॉजिट केस में सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। तो कितना महीना कंसिडर होगा? 3 मंथ। 3 मंथ, उधर 12 महीना, 3-12। 3 मतलब स्टैंडर्ड के लिए अप टू 3 मंथ आपको टेंशन नहीं है, सब स्टैंडर्ड अप टू 12 मंथ होता है और 12 मंथ के बाद डाउटफुल होता है। और इसमें करना क्या, आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है कि स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है या डाउटफुल है। बराबर है। पहले मैं इसको एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहेगा, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। तो पहले चार्ट के थ्रू अपन समझते हैं कि हुआ क्या, कहानी में हुआ ही क्या है सब चीज़ें।
सबसे पहले पूरी कहानी में 200 लाख का तुम्हारा ये है आउटस्टैंडिंग है, बराबर है। आपको इसको ही क्लासिफाइड करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो मेरा आया है कितने लाख का, जरा पढ़ो फर्स्ट लाइन में, 200 लाख में से 40 लाख कितना है, ये जो 40 लाख है ये ओवरड्यू हुआ है कि एक महीना ही हुआ है, 1 मंथ। कितना हुआ है, 1 मंथ। और इसमें कितने अकाउंट है तुम्हारे, 200 अकाउंट्स। क्या ये तुमको समझ में आया? फिर दूसरा दूसरा जो लाइन पढ़ो, आप में क्या लिखा है, 24 अकाउंट 2 मंथ 24 लाख, तो इसमें आपके 24 लाख है, ठीक है। ये 2 मंथ हुआ है, कितना हुआ है, 2 मंथ, बराबर है। कितने अकाउंट है इसमें, 24 अकाउंट्स। क्या ये आपको समझ में आया? फिर उसके बाद कितने, 10 अकाउंट है जो मोर देन 30 मंथ्स है और 20 लाख है उसका, कितना लाख है, 30 मंथ्स। और कितने अकाउंट है इसमें, 10 की 20, 10 है ना, 10 अकाउंट। आगे देखिए, 10 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ है एंड 4 अकाउंट फॉर मोर देन 2 ईयर। एक और है फिर इसमें 20 लैक्स के, ठीक है। हाँ बताओ कितना है 20 लैक्स के ये वाले, मोर देन 2 ईयर्स, बराबर ना। ये वाला मैं हाईलाइट कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, कितना गया, ये रहा, 4 अकाउंट आर मोर देन 2 ईयर्स 20 लैक्स के ऑलरेडी एनेबल सब स्टैंडर्ड, ठीक है। चलो तो इसको लिख देते हैं मोर देन 2 ईयर्स। कितने अकाउंट है इसमें, 4। फोर अकाउंट्स, बराबर है। अब लास्ट में एक और, अब इसने बोला कि अब नॉन रिकवरी का 10 लाख है, बराबर है। ये वाला तो नॉन रिकवर है, बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट हुआ है, वो वापस पढ़ते हैं, पर मुझे बताओ 200 में से कितने का हिसाब मिल गया है, 40, 24, 20, 20 और 10, तो अभी भी कुछ तो बाकी है ना। कितने बाकी है, कितने बाकी है अपने, 86 लाख का अभी भी बाकी है। चलो तो इसको मैं साइड में ले लेता हूं। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो आप क्या मानना चाहोगे कि ये लोग बेड डेप्थ हो चुके हैं कि ये इनमें कोई ओवरड्यू नहीं हुआ, कोई ओवरड्यू नहीं हुआ, सिंपल सा होगा बेचारा। तो ऑब्वियसली हम इनको मानेंगे स्टैंडर्ड, क्या मानेंगे इनको, तो अपन ने इनको स्टैंडर्ड मान लिया, जो बचा हुआ था उनको स्टैंडर्ड मान लिया, मतलब उनमें कोई ओवरड्यू नहीं है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इनको आपको क्लासीफाई करना है। पहले इसको मुझे बताओ, जो 1 महीना ही हुआ डेफिनेटली वो तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ही होगा, तो ये तो स्टैंडर्ड ही है। ये 2 महीना हुआ, ये भी क्या होगा, ये भी स्टैंडर्ड है। अब बात बच गई इन दोनों की। अब इसमें इसने कहानी में ट्विस्ट घुमाया है। क्या घुमाया, जरा पढ़ो, लास्ट वाला पढ़ना पड़ेगा यहां से। पहले मैं हाईलाइट करता हूं, वहां से ही पढ़ना आप, ठीक है, इधर से। आउट ऑफ दी 10 अकाउंट, ठीक है, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ, मतलब मैं क्या इस दोनों में से किसकी बात कर रहा हूं बताओ, 30 मंथ वाले, मतलब क्या मैं इसकी बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, हाँ इसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ जरा मुझे बताओ पढ़ के, 6 अकाउंट आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड अ सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ एंड अदर आइडेंटिफाई एज अ लेस देन 12 मंथ। तो अपन इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब इसने इसके 2 पार्ट बांट दिए भैया। अब इसके 2 पार्ट बांट दिए, 6 अकाउंट्स और बचे हुए 4 अकाउंट्स, राइट।
6 अकाउंट जो है उसको क्या बोला इसने, बताओ पढ़ के, आर सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। तो जो मोर देन 12 मंथ होता है सब स्टैंडर्ड, उसे क्या बोलते हैं, डाउटफुल। तो इसका मतलब क्या, ये डाउटफुल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, दिस इज द मोर देन 12 मंथ। बट ये जो है वो लेस देन 12 मंथ है, तो ये अभी भी सब स्टैंडर्ड है कि नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बताओ, समझा तुमको? अच्छा, अमाउंट की बात करते हैं, ये तो अकाउंट हो गया, अपने को अमाउंट भी तो चाहिए। ये जो 6 अकाउंट थे उनका अमाउंट कितना था, 6 लाख। तो मैं इसकी इधर लिख देता हूँ 6 लाख रुपया। ये जो अमाउंट है ये 6 लाख है, कितना है ये, तो बचा हुआ ये 4 अकाउंट कितना हो गया बताओ, 14 लैक्स। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्या ये तुमको समझ में आया? इसका मतलब 20 लाख के दो अमाउंट है, एक 6 लाख है, एक 14 लाख है। मैं फिर से समझा देता हूँ, एक बार काट के देखो जरा। पहले क्वेश्चन ने बोला था कि सर ये 20 लाख है ना, ये मोर देन 30 मंथ से ड्यू है, जैसा उसने बोला मैंने लिख दिया। अब ये बोलता है नहीं नहीं सर गड़बड़ हो गई, हमसे बोलने में गड़बड़ हो गई है कि इसके अंदर से 6 लाख का जो अमाउंट है वो जो है वो कितना है, उसमें कितने अकाउंट है, पहले 6 अकाउंट ना, 6 अकाउंट उसमें है, वो जो है वो मोर देन 12 मंथ है। तो अगर वो मोर देन 12 मंथ है तो डेट बिकम डाउटफुल ना। मैं लिख देता हूं पूरा तुम्हारे लिए। मोर देन 12 मंथ है तो दैट बिकम डाउटफुल। और ये जो है ये कितने हैं, 4 लाख के, 4 नहीं सॉरी 14 लाख। अरे 20 में से 6 गए तो कितना बच गया, 14 लाख ना। हाँ, अकाउंट कितने हैं ये, 4। ये लेस देन 12 मंथ है, तो अगर वो लेस देन 12 मंथ है तो क्या बन गया वो, सब स्टैंडर्ड। बताइए क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा, ये पीछे वाला बच गया 20 लाख वाला, ये तो मोर देन 2 ईयर है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये क्या है, डाउटफुल है। कोई डाउट ही नहीं है, क्या है ये, डाउटफुल है। क्या ये तुमको समझ में आया? और ये नॉन रिकवरी वाला कौन सा होगा, लॉस असेस। तो अब आप ये चार्ट देखिए, मुझे बताइए कौन कौन स्टैंडर्ड में है। क्या पहला वाला स्टैंडर्ड है, हाँ। क्या दूसरा वाला स्टैंडर्ड है, हाँ। उसके बाद लास्ट वाला स्टैंडर्ड है, हाँ। तो ये 3 मेरे स्टैंडर्ड में आ गए। उसके बाद सब स्टैंडर्ड में कौन है, एक ही, ये देखो ये रहा सब स्टैंडर्ड 14 लाख वाला। उसके बाद डाउटफुल में कौन है, एक ये और एक वो, और लास्ट वाला किसमें आ गया, लॉस असेट में। इस तरह से क्लासीफाई हो गया। अब एग्जाम में ऐसा चार्ट तो नहीं बनाना है, तो अपने लिए वर्किंग नोट में बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे स्टेटमेंट शोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवांसेस। उसके बाद तुम क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, और पहला हेडिंग आ गया स्टैंडर्ड। क्या आएगा, उसमें आप पहले तो सीधा लिख दी स्टैंडर्ड 86 लाख, वो तो सीधा ही आ गया। फिर आप लिखोगे ऐसा पूरा पर्टिकुलर लिखना 200 अकाउंट, ठीक है, हाँ, ओवर ड्यू फॉर 1 मंथ, अमाउंट कितना आएगा, 40 लाख। उसके बाद क्या लिखोगे 24 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, 24 लाख। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये क्या हो गया, ये अपना स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया ये स्टैंडर्ड में। अब टोटल मारोगे तो कितना होगा, 40 + 24 + 86 करो, 150 लाख इज योर स्टैंडर्ड्स। अब दूसरा हेडिंग आएगा, क्या आएगा हेडिंग, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का लिखोगे बताओ, वो वाला ये रहा इधर। क्या लिखोगे आप, 4 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ। सब स्टैंडर्ड कितना आ गया ये तुम्हारा, 14 लाख, ये हो गया सब स्टैंडर्ड। अब तीसरा हेडिंग क्या आएगा, डाउटफुल। अब डाउटफुल में आप क्या लिखोगे, इधर से 6 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ, अमाउंट कितना आएगा, 6 लाख। और फिर लास्ट में एक और, इसके अंदर एक और आएगा, और उसमें क्या लिखोगे, 4 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 ईयर, कितना हो गया, 20 लाख। और फिर लास्ट में लॉस असेट आएगा, नॉन रिकवरी बाय मैनेजमेंट, और उसमें कितना आ जाएगा तुम्हारा, 10 लाख। खत्म। अगर मैंने जो बोला है तुमको समझ में आता है ना? अरे कहाँ चला गया, तो जो मैंने बोला है ना वो जो है तुमको सिर्फ लिखना है, और लिखने में तुम उस्ताद हो। सो ये रहा, क्या एग्जैक्ट जो मैंने बोला वही लिखा है कि नहीं लिखा, पढ़ लो, ठीक है। स्टैंडर्ड असर आ गया,
ये अकाउंट जो था बैलेंस फिगर वाला हमने लिख दिया 86, 200 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर 1 मंथ, 24 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ, उसके बाद 4 अकाउंट आइडेंटिफाइड सब स्टैंडर्ड पीरियड लेस देन 12 मंथ, ये इतना आ गया। डाउटफुल 6 अकाउंट जो है वो मोर देन 12 मंथ, 4 अकाउंट इतना और लॉस असेट इतना। और ये अगर आपने एग्जाम में अकाउंट्स नहीं लिखे, ये 100 200 300 जो भी है, आपने सिर्फ अमाउंट लिखा तो सिर्फ तुमको 3 मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखना। ये 2 मार्क्स के हैं सब सारे अकाउंट। अभी लास्ट एक बच्चे ने एग्जाम में मुझे सर्टिफिकेट कॉपी दिखाया, उसने ये सब अकाउंट्स नहीं लिखे, उसको सिर्फ 3 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 5। तो 5 में से कितना मिला उसको? जस्ट 3 मार्क्स। नहीं पूरा लिखो ना, इतना भी क्यों शॉर्ट करना है, फिर वो भी शॉर्ट में मार्क्स देगा ना। अरे सिर्फ 5 मिनट में तुमको 5 मार्क्स मिल रहा है यार, इतना लिखने का, तो क्यों शॉर्टकट यूज करने का उसमें? क्या ये तुमको समझ में आया? इवन लॉस असेट में लिखना पड़ेगा आइडेंटिफाई बाय द मैनेजमेंट, समझ में आया? तो पूरा आपको छापना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारे अटेम्प्ट में भी एग्जाम में आ सकता है, पहले बोल देता हूँ, नवंबर तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। चलो तो पहले एक काम करो, समझने के लिए कॉपी कर लो ये वाला चार्ट, ठीक है। आप एग्जाम में पहले चार्ट बना सकते हो, वर्किंग नोट लिख देना ऊपर और फिर लिखना मेन आंसर और नीचे वो लिख देना तो भी चलेगा, ठीक है। कॉपी कर लो। चलो तो आई होप आपने कॉपी कर लिया है, एक बार जूम कर लेता, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। चलिए, और ऐसे आपको एग्जाम में शो करना है, राइट, अकाउंट के साथ में पूरा लिखना है आपको। तो आई थिंक अपन ने सारे इलस्ट्रेशन तो कर लिए, कोई भी इलस्ट्रेशन अपना बाकी, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी सिमिलर समय एकदम सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज किया है। तो ऑब्वियसली वो होमवर्क होंगे आपके, ठीक है। 1 हो गया, 2 वाला जो है वो भी हमने बता दिया, 3 वाला भी हो गया, 4th वाला सेम है तो होमवर्क में रहेगा आपका, और बाकी भी हो गया। तो बेसिकली तो इस चैप्टर में सब कुछ हो गया आईसीए के हिसाब से, पर मैंने बोला कि एक हायर परचेज एंड लीज एसेट का अगर नॉर्मल प्रोविजन है वो तुमको पता होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। पहले उसका प्रोविजन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये देखिए, ये रहा उसका प्रोविजन। तो ये जो मैं बता रहा हूं वो लीज एंड हायर परचेज एसेट के लिए ही है, ठीक है, नॉर्मल के लिए नहीं। तो द प्रोविजन रिक्वायरमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज एंड लीज एसेट शैल बी एज अंडर। हायर परचेज एसेट में क्या होता है समझो, हायर परचेज चैप्टर भी पढ़ा तुमने, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, बराबर है, और वो इंस्टॉलमेंट तुम पे नहीं करते हो तब दिक्कत होगी। तो यहाँ पे भी वही है, देखो इसमें क्या होगा, आपकी ऑब्वियसली आपके जो इंस्टॉलमेंट है वो ओवर ड्यू होगी, क्या होगी वो। तो यहाँ पे क्या बोला है, जरा पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। इन रेस्पेक्ट ऑफ द हायर परचेज असेट द टोटल ड्यूज दैट इज ओवर ड्यू एंड फ्यूचर इंस्टॉलमेंट टेकन टुगेदर, आपको दोनों लेना का है। आपको क्या करने का है, क्या करने का बताओ, जो ओवर ड्यू हुई है और जो फ्यूचर में मिलने वाली है वो। तो एक तरह से मैं इसको क्या ऐसे बोल सकता हूं कि जितनी भी तुम्हारी इंस्टॉलमेंट है उसमें से जो मिल चुकी है वो माइनस कर लो, तो बची हुई तो होगी। मान लो मेरी 5 इंस्टॉलमेंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट है 5, ठीक है, अपनी 5 इंस्टॉलमेंट है, उसमें से एक मिल चुकी है, ठीक है, तो कितनी बच गई 4। तो इसका मतलब ओवर ड्यू का मतलब मैंने मांगी होगी बट मिली नहीं होगी, तो मान लो उसमें से 2 मांगी थी बट मिली नहीं थी, और 2 तो अभी फ्यूचर में मांगता, तो बात तो वही होगी ना, 4 ही होगी ना। तो मैं इसको सिंपल वर्ड में क्या बोल सकता हूँ कि जितना इंस्टॉलमेंट ड्यू टोटल इंस्टॉलमेंट है उसमें से जो मिल चुकी है वो माइनस कर लो, तो तुम्हारे जो नहीं मिली है उनकी दिक्कत है। क्या ये तुमको समझ में आया? बट इतना ही नहीं, उसमें से रेड्यूस करना है, क्या माइनस करना है, फाइनेंस चार्जेस नॉट क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट एंड कैरी फॉरवर्ड एज अ अनमैच्योर फाइनेंस चार्जेस। अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट वाला पार्ट। क्या माइनस करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि तुमको नुकसान तो अपना मेन प्रिंसिपल का होगा ना, तो इंटरेस्ट वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। बट वेट, कौन सा इंटरेस्ट वाला पार्ट? तो इसने बोला है द फाइनेंस चार्जेस नॉट क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट, जो अभी तक बुक नहीं किया है। तो ऑब्वियसली जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है वो तो आपने बुक कर लिया होगा, तो जो अभी तक इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ उसका इंटरेस्ट वाला पार्ट माइनस, सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आपने को EMI दे रखा है तो पहले तो उसमें कितना इंटरेस्ट है वो निकालना पड़ेगा और फिर आगे करना पड़ेगा। और आगे क्या बोला है, और एक और चीज माइनस करना, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट।
और जो असेट तुम्हारी है, क्योंकि तुम उसका रिपोजेस करने वाले हो, तुम उसको ले लोगे तो उसका कुछ वैल्यू तो वापस मिल जाएगा, तो उसका जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू वो भी माइनस कर लो, क्योंकि उतना तो तुमको नुकसान होगा ही नहीं, वो तो पैसा मिल जाएगा, तो वो भी माइनस करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे भी अपना आरबीआई ने कुछ बोल रखा है, क्या बोला है जरा सुनो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द असेट शैल बी नोशनली कंप्यूटेड, आपको निकालना पड़ेगा, as the original cost of the asset is reduced by the depreciation at the rate of 20% per annum on the SLM basis। तो आप क्या करोगे, जितने में आपने असेट ली थी, जो कॉस्ट था उसका, उसमें से हर साल फिक्स 20% आपको माइनस करना है। तो मान लो 3 साल बाद हम बात कर रहे हैं, तो हर साल का 20% 20% 20% माइनस करना। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो हर साल का 20% 20% 20% माइनस करना, ठीक है। इन केस ऑफ द सेकंड हैंड असेट, अगर आपकी असेट सेकंड हैंड थी तो ओरिजिनल कॉस्ट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द सच सेकंड हैंड असेट, तो जितना आपने पैसा दिया होगा वो वैल्यू लेना। अब इस चीज को अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आईसीएनओसी भी ये फॉर्मूला दिया, क्वेश्चन तो दिया नहीं, बट ये क्वेश्चन था जब ये चैप्टर था सीए फाइनल में हमारे ज़माने में, ठीक है, तब था, तब हमारे मेरे एग्जाम में भी आया था, मुझे याद है, ठीक है। तो आज जब अपन कर लेते हैं वो, तो अपन कैसे ढूंढेंगे उस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है, आप लिखिए सीए फाइनल एफआर, ठीक है, ओल्ड एफआर, ओल्ड अपना जो एफआर अकाउंट को फाइनल में एफआर बोलते हैं, ओल्ड सिलेबस बराबर है, और उसका पीएम में था, प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था उसमें था। तो ऐसा आप ढूंढोगे तो ये आपको मिल जाएगा ओल्ड स्कीम का। अब इसमें आप फाइनल पे जाइए, स्टडी मटेरियल पे जाइए, 2070 की बात है, ये पीएम दे रखा है, इसमें एक चैप्टर है, ये रहा, ये रहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ये रहा। अब अपन इसको डाउनलोड हो गया है, अभी अपन कर लेते हैं, आप तो इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, 5 मिनट लगेगा बस तुमको। ठीक है, तो हमारे ज़माने में एक तो म्यूचुअल फंड था, तो वो तुम्हारे था पहले, बट हटा दिया बाद में, सीए अपना इंटर में से एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी के देख लो, ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। म्यूचुअल फंड को तो छोड़ो, तो निकल गया, अपने को बात करनी है एनबीएफसी की, ये रहा। तो आप देखो इसमें आपको थियरी भी पूछा गया था कुछ टाइम पे, तो ये थियरी वाला पॉइंट है। उसके बाद देखो सेम, जब ये एनएसआई की है ना, वो सेम क्वेश्चन हो गया इस तरह का, ठीक है, हाँ। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 जो तुमको कॉपी करने का है, ठीक है। इसके बाद तो और कुछ है नहीं, ये देखो ये गो वाला सेम क्वेश्चन देख रहे हो तुम, देख रहे हो, सीए फाइनल का तुम पढ़ रहे हो मेरे ज़माने का, ठीक है, हाँ। तो तुम भी तो टफ हो गए हो, चलो ज़माना भी तो टफ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाला, आपको क्वेश्चन लिखना है, आपको एग्जाम अभी नोटबुक में लिखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखिए, सब लोग कॉपी करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर कॉपी कर लीजिए सब लोग इसको। चलिए, तो आई थिंक सबका क्वेश्चन हो चुका है कॉपी। अभी देखिए क्या है, जरा देखिए, ठीक है, करें शुरू। क्या लिखा है जरा पढ़ो। संवेदन लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इट एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट एंड ऑल्सो डील द हायर परचेज बिजनेस। It provide you the following information regarding the major hire purchase deal. As on 31st March 2015, few machines were sold on the hire purchase basis. The hire purchase price was set 100 lakh. कितना hire purchase price था? 100 और कैश प्राइस कितना था? 80 lakhs. तो 20 लाख का इंटरेस्ट हो गया। The amount was payable 20 lakh as a down payment, और आपको 20 लाख का तो डाउन पेमेंट भी करना पड़ेगा। And the balance in the 5 equal annual installment. The hire vendor collect the first installment of 31st March 2016, पहले इंस्टॉलमेंट मिल गई उसको, but could not collect the second installment, दूसरी नहीं मिली है, which was due on 31st March 2017, मतलब ये मांगी है बट मिली नहीं है। The company was finalizing account for the end 31st March 2017, 17 में फाइनल कर रहे हैं till 15 May 2017, the date on which the board of directors signed the account, the second installment was not collected, second installment अभी तक मिली नहीं है। Presume IRR is the 10.42, तो यानी इंटरेस्ट रेट तुम्हारा काम आ जाएगा 10.42 के हिसाब से,
पहला इसने क्या पूछा है रिक्वायर्ड में, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 16 को कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था। ये तो हायर परचेज चैप्टर पढ़ा है तुमने, तो तुमको पता होगा कितना होगा। बताओ बताओ कितना होगा। सिंपल, आपका कितना प्राइस है हायर परचेज का 100 में से कितना इसने दे दिया बेचारे ने 20, कितना बच गया 80 लैक्स। क्या ये तुमको समझ में आया। उसके बाद अच्छा ये कब कब डेट पे हुआ है, उसके बाद इंटरेस्ट का भी तो आएगा। व्हाट शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज द फाइनेंस चार्जेस 16-17 एज इनकम। अब देखो आपने सबसे पहले कब किस डेट पे दिया था 31 मार्च 2015 को, बराबर है। तो आपको उसका आउटस्टैंडिंग निकालना, आप ऑलरेडी एक ईएमआई पे कर चुके हो, तो आपको आउटस्टैंडिंग निकालना है। तो 15 का नहीं पूछा है, कब का पूछा है 16 का। तो ये हायर परचेज चैप्टर हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, वो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। तो आपको इंटरेस्ट और उसका पूरा टेबल बनाना पड़ेगा कैश प्राइस से। तो आता है कि नहीं आता है, तो बनाओ। चलो एक काम करो, मैं बना रहा हूँ, तुम मुझे साथ दो इधर, ठीक है, बोलते जाओ। अपना अपना फंडा पता है ना कैसे बनाते हैं। चलो फिर बताओ, स्टार्ट विद द कैश प्राइस ना, ठीक है। तो जो लोगों को नहीं आता है वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैश प्राइस सबसे पहले लिखते हैं, कितना कैश प्राइस है 80 लैक्स, माइनस करते हो डाउन पेमेंट 20, तो कितना बच गया 60। अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या इसके ऊपर ही होने वाला है, हाँ। कितना परसेंट है इंटरेस्ट 10.42%। करो 6.25, 2 डिजिट ले लो, कितना बच गया। सॉरी ऐड ही करना है, मैंने माइनस कर दिया। वेट वेट, ये कितना आएगा तुम्हारा, नहीं नहीं 6.25। अब ऐड कर लो इसमें 66.25 बराबर है। माइनस करना है तुमको पहला इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट, सर बोला तो नहीं है इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, कैसे इंस्टॉलमेंट ईएमआई कैसे निकालते हो, ईएमआई कैसे निकालोगे। 100 लाख का तुम्हारा ये था, 20 लाख तो पेमेंट कर लिया, 80 बच गया, तो 80 डिवाइड बाय कितनी ईएमआई बोली है 5। अरे यार धन्य हो तुम लोग, 100 में से 20 पे कर लिया, 80 पे करना बाकी है, डिवाइड बाय 5 16 लाख। तो 16 का इंस्टॉलमेंट है पहला, करो कितना आया। तो ये कौन सी डेट पे आया हुआ 31 मार्च 2016 को, क्योंकि आपने ली थी 15 को, तो एक साल खत्म कहाँ पे होता है 31 मार्च 16 को होता है ना। अब मुझे बताओ जो इसने पूछा था आउटस्टैंडिंग अमाउंट कौन सी डेट पे पूछा था 1 अप्रैल 16, तो जो 31 मार्च होगा वही 1 अप्रैल को होगा। तो पहला आंसर तो तुमको मिल गया 50.25। तो मैं पहले का आंसर लिख देता हूँ, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 16 इक्वल टू 50.25। क्या ये तुमको समझ में आया, बट खत्म नहीं हुआ, आगे भी करो। तो वापस ऐड कीजिए इंटरेस्ट 10.42%, करो कितना होता है 50.25 का 10.42 कितना 5.24, ऐड कर लो 49। चलो अब माइनस करेंगे क्या इंस्टॉलमेंट 16, कितना बच गया 39.49, ऐड हुआ इंटरेस्ट कितना हो गया 43.60 माइनस इंस्टॉलमेंट 27.60, वापस ऐड इंटरेस्ट 2.88 बराबर है, कितना होता है 30.48 माइनस इंस्टॉलमेंट 14.48,
हैं 14.48 राइट। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है ये, तो इस केस में आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो डिफरेंस है वो ले लेते हो राइट। अच्छा सॉरी, इसमें से माइनस किया तो कितना आया तुम्हारा 14.48। अब लास्ट केस में आप इंटरेस्ट निकालोगे नहीं, जो बैलेंसिंग फिगर वो ले लोगे, बराबर है। तो इंस्टॉलमेंट जो है वो 16 का है, तो 0 बचेगा, तो इधर भी 16 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 1.51। क्या ये तुमको समझ में आया? इस तरह से ये अपना हो गया। लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐसे भी अपन इंटरेस्ट नहीं निकालते, निकालोगे तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, चेक कर लो चाहे तो। क्या बोले हो? हाँ वो थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो 2.1 ऐसा आएगा, बट ठीक है, अपना वो लास्ट वाला आपको डिफरेंस लेना है राइट। तो आई थिंक ऐसा अपना हायर परचेज के टाइम पे पड़ा था। अब इसने क्या बोला जरा मुझे बताओ, पूछा क्या है वो बताओ। शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज द फाइनेंस चार्जेस फॉर द ईयर 16-17, क्या वो 16-17 में इंटरेस्ट को बुक करेगी? तो एक बार मैं सबके साल लिख देता हूँ। ईयर देखो यहाँ पे, ये 16 हो गया, इधर ये 31 मार्च 2017 होगा, इधर ये 31 मार्च 2018 होगा, इधर 31 मार्च 2019 होगा, और लास्ट वाला 31 मार्च 2020 होगा। अब ये बोला 16-17 मतलब ये वाला दिस ईयर। ये बताओ इस साल क्या हम 5.24 का इनकम बुक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि हायर परचेज में अप टू द 12 मंथ को दिक्कत ही नहीं होता। तो अभी तो ओवरड्यू हुए, 12 महीने ही हुए, तो अपने को एनपीए को चिंता ही नहीं है, तो आराम से ये हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो आपको 5.24 क्या करने का है? बुक कर लेने का है, ठीक है। तो इसको बुक कर लेंगे अपन। तो ये सेकंड ईयर में आप बुक कर लो। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए। फर्स्ट, सिंस द हायर परचेजर पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2016, द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग 50.25। ये तो मैंने भी बताया यहाँ पे, ये रहा, ये हाईलाइट कर लेता हूँ, अरे कट गया, ये हाईलाइट कर लेते हैं 50.25, बराबर है। दूसरा इसने क्या बोला है? इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑफ 16 लाख हैज नॉट बीन रिसीव, हाउएवर इट वाज ड्यू ऑन 31 मार्च 17 ना, अभी तो रिसीव नहीं हुई, बट ड्यूज भी तो होनी है। दैट इज ऑन द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट विल बी क्लासिफाइड एज अ स्टैंडर्ड एसेट। अभी भी क्या मानेंगे इसको? स्टैंडर्ड ही मानेंगे। तो संवेदन लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज 5.24 एज अ इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड इन द इंस्टॉलमेंट शुड बी एज अ फाइनेंस चार्ज। तो क्या ये इनकम बुक करेगा? यस, 5.24 को इनकम बुक कर लेगा। तो पहले का आंसर मिला कि नहीं मिला? तो फर्स्ट का आंसर आई थिंक इजी था, कुछ था नहीं इसमें। सेकंड, व्हाट शुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट। अब मैंने बताया नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट कैसे निकालते हो बताओ। तो ऑब्वियसली आपका असेट का जितना वैल्यू होगा वो तुम लोगे। कितना मेरा असेट का वैल्यू तो बताओ। अरे कैश प्राइस लेते ना, 80, आपके बुक में 80 पे आया होगा, माइनस करो 20% SLM करो, SLM ये कितना आ गया इसका? 16। तो कितना आ गया? ठीक है। कौन सी डेट पे इसने पूछा है? 31 मार्च 17, बराबर ना। तो आपने कब लिया था? 1 अप्रैल 15 को लिया था, तो 16 में 1 साल खत्म हुआ और 17 में 2 साल होगा ना, तो आपको 31 एक और लेना पड़ेगा भाई भैया। वापस 20%, वही SLM फिक्स रहेगा 48। तो 31 मार्च 2017 को कितना होगा? 48। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 48, ठीक है। ये रहा, देखो नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट। ये कुछ आईसीएन ने बहुत लंबा चौड़ा किया, अपने सिंपल सा किया है, हमको ऐसा कुछ करना, हमने सिंपल कर दिया। 48 चाहिए ना, आपको मिल गया 48 आंसर। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये तुम्हारा 48 हो गया। क्या ये तुम्हारा बराबर है? सिंपल सा कैश प्राइस ली आपने, उसमें से माइनस किया, खत्म हो गया खेल। तीसरा, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एज पर द नॉर्म्स। प्रोविजन कितना करोगे? तो अब तुमको याद होना चाहिए जो लिखा हुआ था वहां पे। आप इसमें क्या क्या लेते हो वो देखो। सबसे पहले लेते हो इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इस साल कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है? एक 16।
इंस्टॉलमेंट ड्यू इन फ्यूचर, ड्यू इन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट बोला है ना, तो मुझे बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में ड्यू है 3, तो 16 इंटू 3 कितनी होती है 48। तो बताओ टोटल तुम्हारा ओवर ड्यू कितना हो गया 64। कितना हो गया, क्या ये तुमको समझ में आया? अब इसमें से तुमको क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट वाला पार्ट, इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट डेबिटेड इन P&L। अब मुझे बताओ पहले EMI तो मिल चुकी तो गया, दूसरे का तुमने अभी बताया, खुद ही बताया कि इसमें ये P&L में आएगा, तो बची हुई 3 EMI का इंटरेस्ट, तो 3 EMI का इंटरेस्ट कितना है बताओ? 1.54, 2.88 एंड 4.11। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4.11 प्लस 2.88 प्लस 1.51 कितना आया 8.51। कितना आ गया 55.49। अब क्या यही माइनस होता है कि इसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी माइनस होगा? डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिशिएशन नहीं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो अभी आपने ऊपर निकाला है 48, ये भी माइनस कर लो। तो बताओ कितना प्रोविजन बनाओगे? 7.49 का प्रोविजन टू बी मेड होगा, ठीक है 7.49 ये रहा प्रोविजन टू बी मेड 7.49। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। कोई क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपके इसके रूल में क्या बोला कि वो तो ऑलरेडी P&L में आ चुका है ना, तो जो P&L में लिखे तो उसका प्रोविजन क्यों बनाओगे? अभी तो NPA भी नहीं हुआ है, समझ में आया? हाँ, जो बची हुई इंस्टॉलमेंट लिखा था इंटरेस्ट नॉट डेबिटेड इन P&L वो माइनस होता है, ठीक है? आप ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा था उधर? इंटरेस्ट नॉट डेबिटेड टू, देखो मैंने भी लिखा इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट है बट P&L में नहीं डाला, तो 3 EMI पे थी, मतलब ऐसी EMI जो अभी ड्यू होनी बाकी है उसका माइनस करते हैं। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो ये था तुम्हारा CA फाइनल का क्वेश्चन, और कभी शायद पूछ लिया बाय चांस तो आप अच्छे से कर लेना। तो आप ICA का आंसर देखोगे तो पहले में तो वही है, इसने निकाला है, सबसे पहले इसने आपको ये करने का है, ये इंटरेस्ट टेबल वाला बना है, तो अपन ने अलग से बनाया है, आप ऐसे भी बना सकते हो, सेम वे है, सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज है, बराबर है? उसके बाद आपको ये आंसर दे दिया 50.25 जो है तुम्हारा, वो तो WDV हो गया उसका सेकंड ईयर में। उसके बाद जो करंट की इनकम है वो बुक कर सकते हो, बिकॉज अभी ओवरड्यू 12 महीने से ज़्यादा हुआ नहीं है। और तीसरा नेट बुक वैल्यू पूछा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो आप, कि डायरेक्ट जो असली कैश प्राइस ले लो, उसमें से आप 3 साल का माइनस 2 साल का माइनस कर लो WDV। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रोविजन ले लो, इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड नॉट ड्यू दोनों का ले लोगे, फाइनेंस चार्ज डेबिट कर लेना, माइनस वो माइनस कर लो, डेप्रिशिएट वैल्यू माइनस कर लो, खेल खत्म, बस डन। क्या करना है अभी तुमको? पहले ये लिख दो, चलो कॉपी हुआ। चलिए एक बार फिर से देखिए क्या किया अपन ने। देखो एक बार मैं पूरा फिर से समझा रहा हूँ लास्ट टाइम, ठीक है? सिंपल सा है, आपने कोई चीज़, मान लो आपने एक टीवी, फॉर एग्जांपल एक बड़ा टीवी है, वो आपने EMI पे दिया है, सामने वाले बंदे ने पहले EMI पे कर ली है, तो कितनी EMI बाकी है? 4 में से एक EMI आप ऑलरेडी इस साल मांग चुके हो, जो मांगी बट मिली नहीं है, अंडरस्टूड? और उसके बाद आपने 3 EMI और फ्यूचर में मांगने वाले हो। तो क्या क्या क्वेश्चन में है? सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है, वो निकाल दिया। पहला इसने ये पूछा है कि 31 मार्च 2017 को कितना प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो देखो 80 का मेरा ये था कैश प्राइस था, 20 का ऑलरेडी डाउन पेमेंट कर चुका हूँ, तो मेरा 60 का वैल्यू है, उस पर फर्स्ट डे का कितना 6.25 इंटरेस्ट आ गया और 16 का EMI पे हो गया, तो फर्स्ट डे का एंड तक कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है 50.25, सेम लाइक हायर परचेज, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आ गया अपना। दूसरा ये बोला क्या मैं इस सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है 5.24 बुक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो अभी तो ओवरड्यू तो हुआ नहीं है। दूसरा तुम्हारा ओवरड्यू होगा बट 31 मार्च के बाद में होगा, और तुम तो 31 मार्च को खड़े हो, तो अभी तो NPA बना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका ये अपन ले लेंगे, तो ये तो इनकम बुक कर लेंगे अपन, ठीक है? तो दूसरा ये हो गया।
तीसरा इसने बोला नेट बुक वैल्यू। तो आरबीआई क्या बोलता है कि उसके असर की जितनी भी तुम्हारी वैल्यू थी, वैल्यू कौन सी होती है, कैश प्राइस। आप अपनी बुक में असेट को कौन सी वैल्यू पे बुक करते हो, कैश प्राइस पे। तो जो तुम्हारा कैश प्राइस था उसका में से आप हर साल 20% का डेप्रिसिएशन मान लो। अभी 2 साल हुए, 31 मार्च 17 है, 16 गया 17 गया, तो 31 मार्च 17 2 साल गए, तो 2 साल का आप माइनस कर लो, हर साल का कितना परसेंट, 20% करोगे तो 80 का 16 16 16 32 माइनस कर लो, तो कितना वैल्यू बच गया 48 का अभी भी उसका वैल्यू तुम्हारे पास बचा है। ये हो गया। तीसरा बोल रहा है मेन चीज प्रोविजन बनाने का है। तो बड़ा सिंपल है भैया, तुम्हें लॉस किस चीज का होगा। पहला, एक तो जो ईएमआई मांगी बट मिली नहीं है, और 3 जो फ्यूचर में ईएमआई मांगने वाले हैं। तो देखा जाए तो मेरा टोटल 5 ईएमआई था, 5 में से एक तो मिल गया, तो 4 ईएमआई का लॉस होगा। तो टोटल लॉस विल बी 16 × 4, कितना होगा 64 का। बस 64 में से मैंने इंटरेस्ट तो एक ही मांगा है, तो वो नुकसान होगा जो इस साल यूज किया उसने। अब इस साल के एंड में अगर पैसा नहीं देगा तो मैं एसेट को ले लेगा, जब एसेट ले लेगा तो बात ही खत्म। तो क्या फ्यूचर का इंटरेस्ट का नुकसान होगा, नहीं, वो तो इंटरेस्ट अभी आया ही नहीं है बुक में, तो उसके ऊपर क्यों प्रोविजन बनाएंगे। जो पैसा मांगा ही नहीं है क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाएंगे, नहीं। तो मैंने उसके ऊपर जो अभी इंटरेस्ट मांगी नहीं है, ईएमआई मांगी नहीं है, उनका इंटरेस्ट यहाँ से माइनस कर लिया, उनका ईएमआई इंटरेस्ट कर लिया माइनस। तो मुझे जो नुकसान होने वाला है वो 55.49 का होने वाला है। बट मैं जब रीपरचेस करेगा तो वो एसेट भी तो लेगा, और उस एसेट का मेरी बुक्स में वैल्यू कितना है 48, तो वो माइनस कर लो। तो बताओ मुझे लास्ट में मुझे कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा 7.49। बताइए क्या ये तुमको समझ में आया। ज़्यादा उलझना नहीं है, तुम देखोगे समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। आईसीआई ऑब्वियसली बहुत कम चांस है इतना बड़ा देने का, बट कभी कभी इसमें सिर्फ ऐसा पूछ ले नेट बुक वैल्यू निकालो या सिर्फ प्रोविजन निकालो, ऐसा पूछ ले तो वैसा भी पूछ सकते हैं। शायद इंटरेस्ट तुमको निकाल के दे दे कि 3 साल का इतने या 5 साल का इंटरेस्ट इतना है, वैसा भी कर सकती है, ठीक है। या शायद ना भी पूछे, बट रूल था तो मैंने समझा दिया। अंडरस्टूड। अपना काम क्या है, जो भी रूल बुक में लिखे हुए वो सबके ऊपर आइस ने कभी भी कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो लेके आने का, बराबर है। जैसे अभी तुम्हारा एग्जाम में मैंने बोला एसएफएम का क्वेश्चन आ गया था, तो वो भी रूल तो था ना, अंदर रूल के ऊपर आया था। तो अकाउंट में आया था ना, इस बार जो अकाउंट का पेपर हुआ इसमें मैंने बताया ना एसएफएम का क्वेश्चन आया था, वो फॉरेन एक्सचेंज वाला, तो रूल तो था ही ना, तो रूल के ऊपर उसने पूछ लिया। तो ऐसा ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, वो भी सीए फाइनल का एफआर का एसएफएम का पूछा है, तो इस बार एफआर का पूछ सकती है। तो अपने को जो लिंक है एटलीस्ट उतना तो आना चाहिए, अपने को पढ़ना चाहिए। क्या ये तुमको समझ में आया। तो इसी के साथ ये एनबीएफसी चैप्टर आपका क्या होता है खत्म। आई थिंक काफ़ी इजी चैप्टर है, बराबर ना। इस क्वेश्चन को मार दो गोली, छोड़ो याद हो तो ठीक है, बाकी इसमें कोई डाउट इसमें आई थिंक होना नहीं चाहिए। एग्जाम में 99% केस में 99% केस में जो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन है उन्हीं में से कोई आने वाला है, ठीक है। चलो गाइस, फिर इसका चैप्टर क्या होता है खत्म। बोलो भारत माता की जय।